सुहानी फंस चुकी थी एक मुसीबत में और इससे उसे बचाने के लिए किसी ने अपनी ओर खींच लिया। लेकिन उस शख्स का चेहरा देखकर सुहानी हैरान हो गई, क्योंकि इस वक्त उसके सामने खड़ा था युवराज दीवान। युवराज सुहानी को अपनी बाहों में लिए हुए था और वो पहाड़ी के गिरने वाला बड़ा सा पत्थर सुहानी के बिल्कुल करीब था। वहीं युवराज ने पत्थर पर अपना एक हाथ रखा हुआ था। उसे ऐसा देखकर लग रहा था जैसे युवराज ने अपने एक हाथ से ही उस पत्थर को रोक दिया। तभी सुहानी ने आंखें फाड़कर युवराज को देखते हुए कहा, युवराज सर, आप यहाँ? सुहानी को यूं हैरान होते देखकर युवराज ने सुहानी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ आगे लेकर जाते हुए बोला, चलो मेरे साथ। युवराज की सख्त आवाज को सुनकर सुहानी ने आगे पीछे कोई भी सवाल नहीं किया और युवराज के पीछे चुपचाप चल दी। युवराज के साथ आगे की ओर जाते हुए सुहानी ने देखा कि कुछ ही दूरी पर युवराज की कार खड़ी थी और युवराज उसी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी पहाड़ी से एक और चट्टान नीचे आई और युवराज की कार को कुचलते हुए खाई में जा गिरी। यह देखकर युवराज और सुहानी दोनों ही शॉक्ड हो गए। लेकिन फिर युवराज ने बिना देरी किए अपना रास्ता बदल लिया और पहाड़ी के किनारे से लगे जंगल में चला गया। लैंडस्लाइड के समय युवराज का ध्यान सिर्फ सुहानी को बचाने पर था और इस सब में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब सुहानी को बचाते बचाते वो दोनों जंगल में आ चुके हैं। वो दोनों लैंडस्लाइड और भूकंप से तो बच गए थे, लेकिन उससे बचते हुए हिमालय के घने और खतरनाक जंगल में खो गए। लेकिन युवराज अभी भी सुहानी का हाथ थामे जंगल में चल रहा था। वहीं सुहानी के मन में एक ही सवाल चल रहा था जो उसे बार बार परेशान कर रहा था। वह रह नहीं पाई तो उसने युवराज से सवाल करते हुए बोला, युवराज सर, आपने उस बड़े से पत्थर को अपने एक हाथ से कैसे रोक लिया था? युवराज सुहानी के इस सवाल के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए वो तुरंत जवाब देते हुए बोला, मैंने उस पत्थर को नहीं रोका। वो पत्थर नीचे रखे एक और पत्थर से टकराकर रुक गया था और उसी वक्त मैंने भी अपना हाथ आगे किया हुआ था, तो शायद तुम्हें लगा होगा जैसे उस चट्टान को मैंने रोका है। सुहानी को युवराज की ये बात सही तो लग रही थी, लेकिन फिर भी वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। वैसे भी इस बात पर कौन भरोसा कर सकता था कि एक आम इंसान अपने एक हाथ से इतने बड़े चट्टान को रोक सकता है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी ने आगे और कोई भी सवाल नहीं किया और वो धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ने लगी। अब रात होने लगी थी, लेकिन युवराज और सुहानी अभी भी जंगल में ही भटक रहे थे। ना तो उन्हें जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल रहा था और ना ही उस पहाड़ी इलाके में फोन में नेटवर्क आ रहे थे। कई घंटों तक लगातार चलने के बाद भी जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन भर चलते रहने की वजह से सुहानी अब बहुत थक चुकी थी, लेकिन युवराज के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो उसी फुर्ती के साथ अभी भी सुहानी का हाथ थामे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। कुछ और दूर तक चलने के बाद अचानक ही सुहानी को कुछ दूरी पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जिसे देखते ही सुहानी ने उस ओर इशारा करते हुए युवराज से कहा, युवराज सर, वो देखिए वहां से लाइट आ रही है। युवराज ने तब गौर करते हुए उस ओर देखते हुए कहा, हाँ, लगता है ये कोई गाँव है। सुहानी भी युवराज की बात से सहमत होते हुए बोली, हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद हमें वहां रुकने के लिए कोई जगह मिल जाए। युवराज अभी बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन सुहानी की हालत अब जरा भी ठीक नहीं लग रही थी। यह देखकर युवराज सुहानी की सेफ्टी के लिए गांव की तरफ बढ़ने लगा। वो गांव बिल्कुल सुनसान था और वहां सारे घर कच्ची मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन घर के बाहर कोई भी इंसान वहां दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर सुहानी आश्चर्यजनक शब्द में युवराज से बोली, शायद यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। युवराज ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उन लोगों को और उन घरों को देखते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद युवराज एक घर के बाहर रुका और दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ ही पलों में एक बुजुर्ग ने उस घर का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर आते हुए सुहानी और युवराज को हैरानी से देखने लगा। तभी युवराज ने उस बुजुर्ग बाबा से कहा, बाबा, हम दोनों जंगल में रास्ता भटक गए हैं और काफी रात भी हो गई। क्या हमें आपके घर में रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है? उन बुजुर्ग ने दोनों को बड़े गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम दोनों पति पत्नी हो? बाबा की बात को सुनकर सुहानी को हंसी आने लगी और वो जैसे ही बाबा को ना में जवाब देने ही वाली थी, वैसे ही युवराज बोला, हाँ, ये मेरी पत्नी है। युवराज के इस जवाब पर सुहानी चौंक उठी और हैरानी से युवराज की ओर देखने लगी।
लेकिन युवराज अभी भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बाबा को ही देख रहा था। तभी बाबा ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। बाबा का ये घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसके ऊपर छप्पर की छत बनी हुई थी। अंदर आकर युवराज और सुहानी ने देखा कि वहां पहले से एक बूढ़ी औरत भी मौजूद थी। बाबा उस औरत की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये मेरी पत्नी है। तभी बाबा की पत्नी ने युवराज और सुहानी को ऊपर से नीचे तक आश्चर्य से देखते हुए पूछा, कौन है ये दोनों? बाबा ने जवाब देते हुए कहा, ये पति पत्नी है, रास्ता भटक गए हैं, इन्हें रात रुकने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो मैंने इन्हें अंदर बुला लिया। बाबा की पत्नी कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा किया। तभी वो युवराज और सुहानी की तरफ देखते हुए बोली, आओ बेटा, आराम से अंदर आ जाओ, इतनी रात को ऐसे बाहर घूमना ठीक नहीं है, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। ये सुनते ही सुहानी और युवराज ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा और वो दोनों सोचने लगे कि कोई बिना किसी को जाने पहचाने उनकी इतनी मदद कैसे कर सकता है। वो दोनों यही सब सोच रहे थे कि तभी बाबा की पत्नी ने युवराज और सुहानी को कुछ खाने के लिए दिया। युवराज और सुहानी वहां बैठकर चुपचाप खाना खाने लगे। तभी बाबा ने उन दोनों को देखते हुए पूछा, बेटा, तुम दोनों कौन हो और कहां से आए हो? बाबा के सवाल पर युवराज के जवाब देने से पहले ही सुहानी ने कहा, बाबा, हम दोनों शिमला से आए हैं। इनका नाम युवराज दीवान है और मैं सुहानी। सुहानी अपना सरनेम कहते कहते अचानक से चुप हो गई, लेकिन बाबा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सुहानी के मुंह से शिमला का नाम सुनकर बाबा चौंक उठे थे। उन्होंने तुरंत हैरान होते हुए पूछा, तुम लोग शिमला से आए हो? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बाबा, लेकिन आप इस बात पर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? सुहानी का सवाल सुनकर भी बाबा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और क्यूरियस होकर सुहानी से सवाल करते हुए पूछे, क्या वहाँ वो कुएं वाली आत्मा अभी भी रहती है? बाबा के ऐसा कहते ही युवराज और सुहानी खाते खाते रुक गए और हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। तभी सुहानी ने बाबा से पूछा, बाबा, आप उस साए के बारे में कैसे जानते हैं? बाबा अपना पुराना वक्त याद करते हुए बोले, मैंने बचपन से ही उसकी कहानियां सुनी है, क्योंकि मेरे परदादा पहले शिमला में ही रहते थे। सुहानी क्यूरियस होकर बोली, बाबा, क्या आप हमें उस श्रापित कुएं और उस आत्मा के बारे में कुछ बता सकते हैं? बाबा ने सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, पूरी बात तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरे दादा से मैंने कई बार उनकी कहानियां सुन रखी हैं। बाबा की बात को सुनकर सुहानियां सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी। वहीं युवराज अभी भी खामोशी से अपना खाना खा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बाबा के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी बाबा आगे बोले, सालों पहले मेरे परदादा अपने परिवार के साथ शिमला में रहते थे। ये तब की बात है जब वहाँ अंग्रेज राज करते थे और शिमला बिल्कुल एक गांव ही था। वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर वहाँ अचानक से लोगों की मौतें होने लगी। कुछ समय बाद पता चला कि वहाँ एक आत्मा है जो लोगों को मार रही थी। मेरे परदादा उस आत्मा के कहर से अपने परिवार को बचाने के लिए शिमला को छोड़कर यहाँ आ गए। बाद में पता चला कि वहाँ के लोगों ने हिमालय से किसी बहुत बड़े अघोरी को बुलाया था, जिन्होंने उस आत्मा को कैद कर लिया और फिर वहाँ मौतें बंद हो गई। युवराज भी बाबा की ये सारी बातें चुप होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी सुहानी ने आगे सवाल करते हुए पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं कि वो आत्मा किसकी है? बाबा इस सवाल का जवाब देने ही वाले थे कि तभी उनकी पत्नी ने बाबा को डांटते हुए बोला, आप भी ना, इतनी रात को ऐसे भूत प्रेत की बातें कौन करता है? आप बच्चों को इतना क्यों डरा रहे हो? अपनी पत्नी की डांट सुनकर बाबा चुप हो गए और सुहानी भी मन ही मन सोचने लगी कि वह कल बाबा से सब कुछ पूछ लेगी। युवराज को भी इस बारे में बहुत कुछ जानना था, लेकिन उसने किसी के भी सामने अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर नहीं होने दी। कुछ देर के बाद सुहानी और युवराज ने अपना खाना खत्म कर लिया और वह बाबा ने उन्हें सोने के लिए एक कमरा दे दिया। जब युवराज और सुहानी उस कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो एक छोटा सा कमरा था और वहाँ उन दोनों को सोने के लिए 2 छोटी छोटी खाट रखी हुई थी। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए उस कमरे में लालटेन भी रखी हुई थी, जिसकी हल्की रोशनी कमरे में चारों तरफ फैली हुई थी। उस कमरे को देखकर सुहानी काफी खुश हो गई, क्योंकि ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। युवराज इस वक्त सुहानी के सवालों का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए कमरे में आते ही वो अपनी आंखें बंद करके खाट पर लेट गया।
वहीं सुहानी को इस नई जगह पर थोड़ा डर भी लग रहा था। सुहानी ने एक नजर देखा कि उसकी खाट और युवराज की खाट काफी दूर दूर रखी हुई है, इसलिए सुहानी अपनी खाट के पास गई और उसे खींचते हुए युवराज के पास लेकर आ गई। खाट खींचने की आवाज सुनकर युवराज ने अपनी आंखें खोल ली और हैरानी से उसकी तरफ लगभग 1 फीट की दूरी में लगी खाट को देखने लगा। तभी सुहानी उस खाट में अपने पैर ऊपर करके बैठ गई और युवराज की ओर देखने लगी। सुहानी को इस तरह से खुद को घूरते हुए युवराज इरिटेट होकर बोला, व्हाट? सुहानी तुरंत सवाल करते हुए बोली, आपने बाबा से ये क्यों कहा कि हम पति पत्नी हैं? युवराज अब तक इसी सवाल से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुहानी ये जाने बिना कहाँ मानने वाली थी। सुहानी का सवाल सुनते ही युवराज बोला, तो क्या कहता कि तुम मेरी क्या हो? सुहानी ने सिंपल सा जवाब देते हुए बोला, कह देते कि मैं आपकी स्टूडेंट हो। यह सुनकर युवराज उसे समझाते हुए बोला, अगर मैं उनसे यह कहता तो वो हमें यहाँ रुकने की जगह नहीं देती। युवराज की बात सुनकर सुहानी ने हैरानी होते हुए पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? युवराज सुहानी के सवालों से इरिटेट हो रहा था, इसलिए वो चिढ़ते हुए बोला, ये गांव है और यहाँ एक लड़का और एक लड़की बिना किसी रिश्ते से एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। युवराज की बात को सुनकर सुहानी थोड़ी देर कुछ सोचने लगी। तभी युवराज सुहानी को ताना मारते हुए बोला, अगर तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो गए हों तो क्या अब मैं सो सकता हूँ? युवराज का सवाल सुनकर सुहानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और उसके बाद युवराज फिर से अपनी आंखें बंद कर लेट गया। यह देखकर सुहानी को लगा कि युवराज अब सो गया है, लेकिन सुहानी को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपनी खाट पर बैठकर युवराज की ओर सोते हुए देखने लगी। सोते हुए युवराज बहुत शांत और मासूम लग रहा था। तभी उसे देखकर सुहानी खुद से बोली, युवराज सर सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। इन्हें देख ऐसे कौन कह उठेगा कि नींद से उठते ही ये एंग्री बर्ड बन जाते होंगे। ये कहते हुए सुहानी की नजर युवराज की कलाई पर गई और युवराज की कलाई पर बने एक अजीब से निशान को गौर से देखने लगी। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे दाग करके बनाया गया हो। और उस निशान को देखकर सुहानी युवराज के करीब गई और जमीन पर बैठकर युवराज का हाथ अपने हाथों में लेकर उस निशान की ओर गौर से देखने लगी। पिछले कुछ दिनों से सुहानी ने युवराज में काफी सारी चीजें नोटिस की थी जो नॉर्मल तो नहीं लग रही थी। साथ ही सुहानी को बाबा की वो श्रापित इंसान वाली बात भी बार बार याद आ रही थी। सुहानी के मन में किसी कोने में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं युवराज ही तो वो श्रापित इंसान नहीं है। और इस बार भी वही हुआ। युवराज के हाथ में से अजीब सा निशान देखकर सुहानी अपने मन में आ रहे ख्यालों को झटकते हुए खुद से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज सर तो बेहद अच्छे इंसान हैं, इन्होंने हमेशा मुझे प्रॉब्लम से बचाया है। ये तो वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। खुद को ही समझाने के बाद सुहानी धीमी आवाज में युवराज से बोली, गुड नाइट युवराज सर। और फिर धीरे धीरे युवराज से हाथ हटाते हुए वो अपने खाट पर आकर अपनी जगह पर सो गई। सुहानी के अपनी जगह पर जाकर सोते ही युवराज ने अपनी आंखें खोल ली, क्योंकि वो अभी तक सोया नहीं था। सुहानी का उसके पास आना, उसका हाथ पकड़ना, उसे सब कुछ पता था। वहीं युवराज अब तक ये भी समझ चुका था कि सुहानी के मन में उसके लिए फीलिंग्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यह सोचकर युवराज को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में किसी चीज का डर भी था जो उसे सुहानी की तरफ बढ़ने से रोक रहा था। यही सब सोचते सोचते कुछ ही देर के बाद युवराज को भी नींद आ गई। अगली सुबह जब युवराज की नींद खुली तो उसने सुहानी को कमरे में नहीं देखा। सुहानी को वहां नहीं देखकर युवराज हड़बड़ा गया और फौरन उठकर सुहानी को ढूंढते हुए घर से बाहर आ गया। घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि वहां सुहानी गांव के कुछ बुजुर्गों से उस विशिंग बेल की कहानी सुन रही थी। सुहानी को देखकर युवराज ने चैन की सांस ली और वो भी बिना कुछ कहे वहीं पर बैठ गया। तभी सुहानी के कहने पर बाबा अपनी बात शुरू करते हुए बोले, ये बात सालों पहले की है, जब मेरे परदादा शिमला में रहते थे। तब यहाँ अंग्रेजों का राज हुआ करता था। वो आत्मा किसकी है और कहाँ से आई है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये शुरू कब से हुआ इतना तो मैं बता सकता हूँ। क्या ये बाबा बता पाएंगे विशिंग वेल की आत्मा का राज और क्या है युवराज के उस निशान का सच? क्या युवराज ही है वो श्रापित इंसान जिसके विषय में बाबा ने बताया था?
इस कहानी को और भी आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि मेरी ये कहानी आप कहां से सुन रहे हैं। आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं कहानी का अगला भाग भी जरूर लेकर आऊंगी।